संविधान की प्रस्तावना का महत्व बढ़ता जा रहा है। सरकार ने भी निर्देश दे रखे हैं कि प्रत्येक स्कूल में प्रस्तावना रोजाना बुलवाई जाती है। तो उस प्रस्तावना में जो शब्द आते हैं उन शब्दों का अर्थ हम समझने का प्रयास करेंगे कि शब्दों का अर्थ क्या होता है। तो पहले शब्द जहाँ से प्रस्तावना की शुरुआत होती है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग शब्द में के 3 अर्थ हैं, जिसमें सबसे पहला अर्थ है कि अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित है। प्रभुसत्ता का मतलब क्या होता है कि देश के अंदर के समस्त निर्णय लेने की शक्ति और देश के बाहर हम किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं हैं। हम देश के बाहरी निर्णय और आंतरिक निर्णय दोनों लेने में स्वतंत्र है। इसको बोलते हैं प्रभुसत्ता। तो अंतिम प्रभुसत्ता किसमें निहित है? भारतीय जनता में निहित है। दूसरी बात है, संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि थे। मतलब जिन्होंने संविधान का निर्माण किया वो भारतीय जनता के प्रतिनिधि थे। जो संविधान सभा थी वो भारतीय जनता की प्रतिनिधि थी। तीसरा है भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम। जो भारत का जो संविधान है वो भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है, न किसी के द्वारा भारत के ऊपर थोपा गया है। संविधान की प्रस्तावना में दूसरा जो शब्द आता है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? जैसे अपन ने पहले शब्द में देखा प्रभुसत्ता का जो अर्थ था वही यहाँ पर आएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। मतलब भारत अपने आंतरिक मामलों में सर्वोच्च है और भारत किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। प्रस्तावना का जो तीसरा शब्द आता है वो है समाजवादी। समाजवादी जो शब्द है उसको 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था बाद में 1976 में। समाजवादी शब्द का अर्थ होता है संसाधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का। अर्थात भारत देश में जितने भी संसाधन हैं उस पर यहाँ पर रहने वाले सभी नागरिकों का अधिकार है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का। संविधान की प्रस्तावना में आया चौथा शब्द है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता में भी कुछ बातें निहित हैं। पहला है राज्य सभी धर्मों को बिना किसी भेदभाव के समान संरक्षण देगा। राज्य सभी धर्मों को बिना किसी भेदभाव के समान संरक्षण देगा। दूसरा है किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी और राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा किसी भी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी। तीसरी जो बात है, सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता होगी। जितने व्यक्ति हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार धर्म का पालन कर सकते हैं, अपने का किसी धर्म को अपना सकते हैं, धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, स्वतंत्र व्यक्ति इसके लिए। संविधान की प्रस्तावना में साथियों पांचवा शब्द आता है लोकतंत्र। और लोकतंत्र का एक सीधा सा अर्थ है जनता का शासन। इसके बाद छठा जो शब्द है गणराज्य। गणराज्य शब्द का अर्थ होता है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्राध्यक्ष कौन है? भारत में राष्ट्रपति। तो वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होगा? निर्वाचित होगा। मतलब उसके चुनाव होंगे, वंशानुगत नहीं होगा। जिस तरह से ब्रिटेन में होता है राजा, उस प्रकार से नहीं होगा, बल्कि निर्वाचित होगा। प्रस्तावना में जो सातवां शब्द आता है वो न्याय। हमारा संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, दुर्बल हैं और कमजोर वर्ग में आते हैं। आर्थिक न्याय में उनकी बात की गई जहाँ पर उत्पादन, वितरण के साधनों और धन संपदा का न्यायोचित वितरण नहीं है, तो वहां पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनका न्यायोचित वितरण करे। राजनीतिक न्याय हमको अधिकार देता है कि वोट डालने, चुनाव लड़ने और राजनीति में अपनी सहभागिता निभाने का अधिकार प्रदान करता है। प्रस्तावना का जो अगला महत्वपूर्ण शब्द है वो है स्वतंत्रता। किसी व्यक्ति को अपने सर्वांगीण विकास के लिए स्वतंत्रता की बहुत आवश्यकता होती है। स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है प्रस्तावना में। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद अगला शब्द आता है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता मतलब समानता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने सर्वांगीण विकास के लिए एक समान अवसर उपलब्ध हो, यह इसका अर्थ है, जिससे कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। और यहाँ पर समता का अर्थ ये नहीं कि सभी व्यक्तियों के साथ एक समान व्यवहार किया जाए, बल्कि समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना समता के अर्थ में आता। प्रस्तावना में अगला शब्द है बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारे की भावना। भाईचारे की भावना अगर होगी किसी देश में, किसी देश के नागरिकों में, तो वहां पर व्यक्ति की गरिमा बढ़ेगी, राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी बढ़ावा मिलेगा। अगला जो शब्द आता है वो है एकता व अखंडता, और यह संबंधित है राष्ट्र की एकता और अखंडता से, कि हमारा जो देश है वो एक रहे और अखंड रहे।
इसके लिए अखंडता जो शब्द है इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में बाद में जोड़ा गया था। प्रस्तावना में आया जो अगला शब्द है वो है अंगीकृत। अंगीकृत का जो शाब्दिक अर्थ होता है संविधान को अपनाना। अगला शब्द 13वें नंबर का अधिनियमित। अधिनियमित का शाब्दिक अर्थ है लागू करना, नियमों को लागू करना। यहाँ पर है संविधान को लागू करना। 14वां जो शब्द आता है आत्मार्पित, जो अंतिम शब्द है इसका अर्थ है स्वयं को संविधान को सौंपना या समर्पित करना। अर्थात अपन ने स्वयं को संविधान को सौंप दिया है। भारत का कोई भी नागरिक संविधान से ऊपर नहीं है। हम सब संविधान के नियमों का पालन करेंगे। संविधान की प्रस्तावना की इस वीडियो में यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कमेंट करें, अन्यथा यदि कोई कमी रही हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताएं। हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।